नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में हुए बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पहले पेपर जिसका नाम है एथलेटिक इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके, व शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आप देख सकते हैं यह इसी सत्र का है, 2023-24 का ही है और बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का पेपर का नाम है एथलेटिक इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। डैश तब होता है जब खिलाड़ियों की त्वचा छिल जाती है और रक्त कोशिकाएं उजागर हो जाती हैं। ऑकर्स व्हेन द प्लेयर्स ऑफ स्किन इज स्क्रैप्ड अवे एंड द ब्लड कैपिलरीज एक्सपोज। आपके ऑप्शन है ए घर्षण या एब्रेशन, बी स्किन ब्रशेस या त्वचा पर खरोच, और डी सी घाव या लैक्रेशन, डी मोच या स्प्रेन। तो इसका सही उत्तर है ए एब्रेशन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गर्म लाल धब्बे त्वचा से के उभरे हुए क्षेत्र हैं जो साफ या खूनी तरल पदार्थ से भरे होते हैं। हॉट रेड स्पॉट्स ऑफ और रेज्ड एरिया ऑफ स्किन फिल्ड विथ क्लियर और बॉडी फ्लूइड आर द सिम्टम ऑफ। आपके ऑप्शन है ए फफोले या ब्लिस्टर, बी ब्लीडिंग खून बह रहे हो, सी स्ट्रेस इंजरी या तनाव की चोट, और डी कैलियस या गड्ढा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ब्लिस्टर या फफोले होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका चोट लगता है, वो गर्म होकर के लाल हो जाता है बार बार रगड़ने के कारण, स्किन रगड़ने के कारण, और उसमें पानी या खून भर जाता है, तो इसे कहते हैं ब्लिस्टर। अगला देखते हैं हम लोग। पीठ के निचले हिस्से में दर्द को भी कहा जाता है। लो बैक पेन इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड स्टिच, लंबरोगो, साइटिका या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑल ऑफ द एबव। चौथा प्रश्न है द टर्म इफ्लूराज इज कंसर्न विथ। इफ्लूराज शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, बी कोचिंग या सिखाना, सी एक्सरसाइज या व्यायाम, और डी मालिश या मसाज। इसका सही उत्तर है इफ्लूराज जो टर्म है डी मालिश या मसाज से संबंधित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। राइस में सी का क्या मतलब है? ए स्थिर कांस्टेंट, बी सुसंगत या कांस्टेंट, सी पूरक या कंप्लीमेंट, और डी दबाव या कंप्रेशन। तो सी का मतलब होता है आपका डी कंप्रेशन या दबाव। राइस जो होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और इलेवेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। छठवां प्रश्न है डायथर्मी का प्रकार कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लॉन्ग वेव, बी शॉर्ट वेव या लघु तरंग, सी माइक्रोवेव, और डी मैक्रोवेव। तो आपका इसका सही उत्तर है आपका डी मैक्रोवेव जो होता है आपका ये नहीं होता है, जबकि लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव होता है, मैक्रोवेव नहीं होता है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की ताकत को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है? मांसपेशी का इसमें डेफिनेशन बताना है मस्कुलर स्ट्रेंथ का। आपके ऑप्शन है भार के विरुद्ध बार बार सिकुड़ने या कांटेक्ट करने की मांसपेशियों की क्षमता, समय के प्रति इकाई एक मांसपेशियों द्वारा उत्पादित कार्य, वर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए मसल पर यूनिट ऑफ टाइम, सी है आपका कार्यात्मक गतिविधियों के दौरान लगाए गए बलों का उत्पादन या नियंत्रण, प्रोड्यूस और कंट्रोल फोर्सेस इम्पोज ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज, और डी है एक अधिकतम प्रयास के दौरान उत्पन्न बल, फोर्स जनरेटेड ड्यूरिंग अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। तो इसका सही उत्तर है आपका ए एबिलिटी। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली अगेंस्ट लोड, भार के विरुद्ध बार बार सिकुड़ने की मांसपेशियों की क्षमता को आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ या मसल स्ट्रेंथ कहते हैं। आठवां प्रश्न है शक्ति प्रशिक्षण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है? ए कोशिकाओं में कमी, डिक्रीजिंग कैपिलरीज, बी धीमी गति से हिलाने वाले तंतुओं में कमी या डिक्रीज स्लो ट्विच फाइबर्स, सी है बढ़ी हुई हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज हाइपरट्रॉफी, और डी है
बढ़ी हुई शेष या एट्रोफी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, इंक्रीज एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ कम होती है, जब हाइपोट्रोफी में उसकी साइज जो है बढ़ जाती है, इसमें साइज मसल्स की घट जाती है एट्रोफी। तो आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज से आपकी मसल्स की जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा, न कि घटेगा। तो इसलिए इसका डी आंसर सही होना चाहिए। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल आसन की श्रेणी में नहीं आता, मतलब आसन के टाइप में नहीं आता है इसमें। आपका ऑप्शन है ए सिटिंग बैठना, बी स्टैंडिंग या खड़े होना, सी रेलिंग या लेटना, और डी लाइंग या बिछाना। तो इसका सही उत्तर है आपका लाइंग या बिछाना आपका एक आसन के टाइप नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, खून का बहना बंद करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है टू स्टॉप ब्लीडिंग, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे इज। ऑप्शन है आपके टूनिकेट, टॉर्निकेट, बी है आपका घाव पर सीधा दबाव, डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, सी है आपका क्रायोथेरेपी, और डी है आपका जल। इसका सही उत्तर होगा आपका 10वें का आपका घाव, डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड्स पे, मतलब जो चोट लगा है वहां पे दबाव करना, दबाव करके आप आसानी से और सबसे जल्दी आपका खून को रोक सकते हैं। जबकि ये टर्निकेट क्या होता है, एक बैंडेजिंग एक टाइप होता है, इसके माध्यम से भी खून को रोका जाता है। लेकिन यहाँ सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका पूछा गया है तो घाव पर सीधा दबाव करना ही होगा। अगला प्रश्न है, हड्डी और कंडरा मतलब बोन एंड टेंडन के बीच घर्षण या फ्रिक्शन के कारण सूजन को क्या कहा जाता है। अब इस प्रकार का इंजरी जिसमें कि बोन और टेंडन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण जो इंजरी होती है उसको क्या कहते हैं। आपको आपके ऑप्शन है ए टेनो टेडोनाइटिस, बी है पिंडली का ऐठन या शिन स्प्लिंट, सी है आपका टेनिस एल्बो, और डी है आपका एक्यूट टेंडो इंजरीज या तीव्र कंडरा चोटें। इसका सही उत्तर है आपका ए टेनो टेनोनाइटिस कहते हैं, टेनोनाइटिस कहते हैं आपका इस प्रकार का इंजरी। इसमें क्या होता है, हड्डी और जो आपके टेंडन होते हैं उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसके वजह से आपका इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाता है, इसको कहते हैं टेनोनाइटिस। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, डैश डैश को हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेयर लाइन फ्रैक्चर। आपके ऑप्शन है इम्पैक्ट फ्रैक्चर या प्रभावित फ्रैक्चर, बी है इन्फ्रैक्शन या उल्लंघन फ्रैक्चर, सी है टोरस, और डी है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसका सही उत्तर है आपका 12वें का सी, टोरस कहा जाता है इसको, हेयर लाइन फ्रैक्चर को। हेयर लाइन फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट करके अलग नहीं होती बल्कि एक धागे नुमा एक हड्डी टूटती है, अलग नहीं होती है इसमें। जबकि इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, एक दूसरे से टकराता है। ग्रीन स्टिक में क्या होता है, ये मेनली बच्चों को होता है, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। 13वां प्रश्न है, राइस विधि एक सरल स्वभाव स्व देखभाल तकनीक है जो मदद करती है। राइस इसमें क्या हेल्प करता है, इसमें आपको बताना है स्वेलिंग या सूजन को कम करने में, बी है दर्द या पेन को कम करने में, सी है उपचार तेज करने में, स्पीड अप हीलिंग, ये सभी ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर है आपका ये सभी। आपका राइस के द्वारा इन सभी को, चाहे आपका स्वेलिंग को कम करना हो, पेन को कम करना हो, या तो फिर आपका उपचार को तेज करना हो, ये सभी ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न है, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पट्टियां होती हैं, टाइप्स ऑफ बैंडेजेस कितनी प्रकार की होती हैं मेनली वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए रोलर बैंडेज, बी है आपका त्रिकोणी या ट्रायंगुलर बैंडेज, सी आपका टेबुलर या ट्यूबुलर बैंडेज, और डी है आपका ये सभी। इसका सही उत्तर है होगा डी ऑल ऑफ दीस, ये सभी बैंडेज के टाइप्स होते हैं। 15वां प्रश्न है, मांसपेशी की चोट जिसे फटना अथवा कहते हैं, मतलब इंजरीज ऑफ मसल्स आर आल्सो आर कॉल्ड एज टियर, और उसमें और क्या कह सकते हैं आपको। आपके ऑप्शन है स्प्रेन, स्ट्रेन, ब्रेक या आपका क्रैक। तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा आपका स्ट्रेन होगा आपका।
अगला प्रश्न है, व्यायाम के बाद चोटों से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड यू डू आफ्टर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट इंजरी एंड सोरनेस? आपके ऑप्शन है, गो टू जिम, जिम में जाते हैं, बी प्रोटीन शेक का सेवन करते हैं, सी कूल डाउन करते हैं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कॉन्डिलाइटिड ज्वाइंट, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट का इसमें एग्जाम्पल बताना है आपका। इसमें कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है, ए कंधे का जोड़ या शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट या कूल्हे का जोड़, सी है आपका रिस्ट ज्वाइंट या कलाई का जोड़, और डी है आपका नेक ज्वाइंट या गर्दन का जोड़। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रिस्ट ज्वाइंट या कलाई के जोड़ को, ये एक कॉन्डिलाइट टाइप का एक ज्वाइंट का टाइप है एक। अगला प्रश्न है, उंगली की पट्टी की सही आकार क्या है आपका? जो फिंगर बैंडेज होता है उसका साइज क्या है आपका बताना है आपको। ऑप्शन है, ए 5 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 1 सेंटीमीटर और डी 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी 2.5 सेंटीमीटर। 19वां प्रश्न है, कोमल उत्तक की चोट क्या होती है? व्हाट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? आपके ऑप्शन है, अस्थि एवं उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज, बी है आपका मसल, लिगामेंट एंड टेंडन, सी है आपका ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों की चोट, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा आपका, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पूछा जा रहा है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या होगा आपका? बी होगा आपका, आपके मसल्स, टेंडन और लेगामेंट में जो इंजरीज होती है उन्हें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसोल्यूशन प्रक्रिया में क्या शामिल है? आपके ऑप्शन है, ए केवल बचाव श्वास, रेस्क्यू ब्रीद ओनली, केवल छाती का दबाव, श्वास को बचाना, या रेस्क्यू ब्रीदिंग, और डी है छाती संपीड़न। इसमें सीपीआर में क्या किया जाता है, उससे क्या मुख्य उसका काम है ये बताना है आपको। सबसे जरूरी है रेस्क्यू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को बचाना ही सबसे जरूरी है। अगला प्रश्न है, भंजन या फ्रैक्चर का सबसे सामान्य क्षेत्र कौन सा होता है? सबसे जो इजी फ्रैक्चर कहाँ पे लगता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ए रिस्ट कलाई, बी फोरआर्म अग्रबाहु, सी हाथ, डी टखना या एंकल। इसका सही उत्तर होगा, जो फ्रैक्चर जो होता है मेनली वो आपका हाथ में सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है। कुबजता या काइफोसिस का संबंध किससे है? ए रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक वक्रता होना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, बी है आपका पैरों का टेढ़ापन, टुकनेस ऑफ लेग, सी हाथों का टेढ़ापन, टुकनेस ऑफ हैंड, और डी है आपका छाती में वक्रता होना। तो इसका सही उत्तर होगा 22वें का आपका डी, छाती में वक्रता होना या चेस्ट कर्वेचर होता है इसमें आपका कैफोसिस में। चेस्ट क्या होता है आपका अंदर इसमें चला जाता है आपका, तो इसको क्या कहते हैं आपका काइफोसिस इसको कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न है, लंबी दूरी को प्रभावित लंबी दूरी को के धावक को प्राथमिक उपचार के कौन के रूप में क्या देंगे? मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उसको फर्स्ट एड के रूप में आप क्या देंगे? आपके ऑप्शन है आपके, ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, बी जल चिकित्सा, सी बर्फ चिकित्सा, और डी मालिश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का रनर जो होता है उसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। 24वां प्रश्न है, हैकिंग और नीडिंग इत्यादि किसके प्रकार हैं, किसके टाइप्स हैं ये? ए आसन, बी अभ्यास, सी प्राणायाम, और डी मालिश। हैकिंग और नीडिंग जो होता है आपका, हैकिंग एंड नीडिंग ये होता है मालिश या मसाज के एक टाइप होते हैं। 25वां प्रश्न है, व्हर्लपूल स्नान का उपयोग किस चोट की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है, खिंचाव स्ट्रेच, बी मांसपेशी ऐंठन मसल क्रैम्प, सी रक्तस्राव मैसिव ब्लीडिंग, और डी आपका मोच या स्प्रेन। इसका सही उत्तर होगा सी मैसिव ब्लीडिंग या रक्तस्राव में आपका व्हर्लपूल बात नहीं लेना चाहिए। 26वां प्रश्न है, प्रकाश युक्त लैंप या
लाइट लैंप थेरेपी की चिकित्सा विधि प्रयोग किस विधि में किया जाता है? इसमें लाइट लैंप थेरेपी में क्या उपयोग किया जाता है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, उसको बताना है आपको। आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड किरण, बी है रासायनिक रशियन करंट, सी है आपका डायथर्मी, डी है आपका हाइड्रोथेरेपी। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, इंफ्रारेड रेस को इसमें यूज किया जाता है, किसमें? लाइट लैंप थेरेपी में। 27वां प्रश्न है, खेल चिकित्सा के जनक फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हिप्पोक्रेट, बी गैलीलियो, सी हेरोडिक्स, डी है अरस्तु। इसका सही उत्तर है आपका ए, हिप्पोक्रेट्स को जो है खेल चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चोट में त्वचा पर आघात लगने से त्वचा फट जाती है? आपके ऑप्शन है ए पेन, बी फ्रैक्चर, सी लैक्रेशन और डी विस्थापन। इसका सही उत्तर है आपका सी लैक्रेशन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लंबी अवधि तक रहने वाली चोट को क्या कहता है? लॉन्ग टर्म तक जो इंजरीज हो रहती हैं आपके बॉडी में तो उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एक्यूट इंजरी, बी है क्रॉनिक, सी है ओवर यूज और डी है आपका कोई नहीं। इस प्रकार के इंजरी जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं उन्हें भी क्रॉनिक इंजरी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, खेल चोट के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? आपके ऑप्शन है जलीय चिकित्सा, बी ठंडी चिकित्सा, सी मोम स्नान या डी सुधारात्मक व्यायाम। इसका सही उत्तर होगा आपका डी करेक्टिव एक्सरसाइज, आपका इंजरीज को ठीक करने के लिए रिहेबिलिटेशन के रूप में किया जाता है। एक तीसरा प्रश्न है, जब शरीर की किसी भाग पर बर्फ लगाई जाती है तो प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होगी? अगर बर्फ पे लगाई जाती है हमारे बॉडी पे तो सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होगी? आपके ऑप्शन है रक्तचाप में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, वाहिका संकीर्णन या वेसो कंट्रैक्शन और डी है वेसो डायलेशन। इसका सही उत्तर आपका सी वेसो कंट्रैक्शन होता है। मरीज के चोट के उपचार के दौरान क्या महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए मरीज आरामदायक महसूस करे, बी मरीज को आप क्या करने जा रहे हैं बताएं, सी मरीज के सामने कार्य करें और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपयुक्त सभी। जो भी इंजरी जिसको हुआ है उसके फर्स्ट एड कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों महत्वपूर्ण होती है। 33वां प्रश्न है, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ओर्साइटिस, बी स्ट्रेन या खिंचाव, सी स्ट्रिंगर और डी एठन। इसका सही उत्तर है होगा आपका सी स्ट्रिंगर। 34वां प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। आपके ऑप्शन है ए सभी के लिए, बी अध्यापकों के लिए, सी विद्यार्थियों के लिए, डी चिकित्सकों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए सभी के लिए। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड्स की जानकारी सबको होनी चाहिए। 35वां प्रश्न है, चोट खेल की चोटों के पूर्ण उपचार के लिए किस पर निर्भर होना चाहिए? आपके ऑप्शन है भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी, बी है करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी या सुधारात्मक व्यायाम चिकित्सा, सी उपरोक्त दोनों और डी अनुकूलन। इसका सही उत्तर है आपका सी उपयुक्त दोनों आपका होना चाहिए। स्पोर्ट्स खेल में अगर स्पोर्ट्स इंजरी अगर हुई है तो उसके उपचार के लिए ये दोनों कर सकते हैं आप, फिजियोथेरेपी और करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर ऊतक है? हार्ट टिश्यू कौन सा इसमें से बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए टेंडन, बी उपास्थि, सी हड्डी और डी आपका ए बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों। कार्टिलेज और बोन दोनों जो है हार्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आते हैं। 37वां प्रश्न है, कॉन्ट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु, मतलब कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका? कॉन्ट्रास्ट बाथ क्या होता है कि गर्म और ठंडे पानी का बारी बारी से उपयोग करके जो उपचार किया जाता है उसे कॉन्ट्रास्ट बाथ कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे आप? हॉट वाटर गर्म पानी, बी हॉट एंड कोल्ड वाटर, सी ठंडा पानी और डी गुनगुना पानी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी ठंडा पानी का उपयोग आपका कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किया जाता है। और तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोथेरेपी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए आइस थेरेपी, बी फर्स्ट एड, सी इलेक्ट्रिक
थेरेपी और डी हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी को वैसे भी नाम दिया दिया हाइड्रोथेरेपी, आप इसको हाइड्रोथेरेपी ही होगा इसमें, हाइड्रोथेरेपी। जबकि आइस थेरेपी को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। देखिए आगे 39वां प्रश्न है, क्रायोथेरेपी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए पैराफिन बाथ, बी इलेक्ट्रोथेरेपी, सी हाइड्रोथेरेपी और डी आइस थेरेपी। तो क्रायोथेरेपी किसे कहते हैं? आइस थेरेपी को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से फ्रैक्चर का लक्षण और पहचान है? मतलब फ्रैक्चर का कौन सा लक्षण और पहचान है? आपका पहला क्या है? विकृति या डिफॉर्मिटी होगा, बी सूजन होगा, सी दरार होगा, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ये सभी। फ्रैक्चर में क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं हड्डी से टूटती भी है, स्वेलिंग भी होता है और थोड़ा दरार भी हो सकता है। 40वां है, स्कॉलोसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जो संबंधित है। स्कॉलोसिस कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पैर, बी पीठ या बैक, सी वर्टिब्रा और डी आपका हाथ। इसका सही उत्तर होगा आपका सी वर्टिब्रल कॉलम में होता है आपका स्कॉलोसिस। कंट्यूशन का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए भीतरी चोट, बी भीतरी घाव, सी नीला पड़ना और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा आपका डी उपयुक्त सभी। कंट्यूशन में आपका इंटरनल चोट भी होगा, इंटरनल उंड्स भी होगा, इंजरी भी होगा, इंटरनल उंड भी होगा, नीला आपका पड़ेगा भी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी होगा उसमें। तो इसलिए इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ये सभी होगा। 43वां प्रश्न है, खेल कूद से जुड़ी आन सिर की चोट का प्राथमिक लक्षण क्या है? खेल कूद में अगर सिर पे अगर चोट लगता है तो प्राथमिक लक्षण क्या है? ए जी मिचलाना, बी चक्कर आना और संतुलन की समस्या, सी बहरापन और डी मांसपेशियों में ऐठन। तो इसका सही उत्तर होगा बी चक्कर आना और संतुलन की समस्या। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य खेल चोट नहीं है? इसमें कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है, इसमें कौन सा ये आपको बताना है। ए स्प्रेन्ड एंकल या टखने की चोट, बी टेनिस एल्बो, सी तैराकी का कान स्विमर ईयर और डी धावक का घुटना या रनर्स नी। तो इसका सही उत्तर होगा 44वां का तैराकी स्विमर या तैराकी का कान। अगला प्रश्न है आपका 45वां, दौड़ के दौरान जांघ की मांसपेशियों के पीछे अचानक तेज दर्द किस चोट का संकेत हो सकता है? आपके ऑप्शन है सिन स्प्लिंट, बी ए सिन स्प्लिंट, बी एचील टेंडनाइटिस, सी मांसपेशियों का खिंचाव या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन या डी प्लांटर फैसिटाइटिस। इसका सही उत्तर होगा 45वें का आपका सी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होता है। हैमस्ट्रिंग जो होता है बैक ऑफ द थाई मसल्स है, अगर उसमें खिंचाव होता है या तेज दर्द होता है तो उसको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न 46वां, एथलेटिक देखभाल या एथलेटिक केयर का प्राथमिक लक्ष्य या प्राइमरी गोल क्या है? आपके ऑप्शन है एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाना, बी सभी चोटों को रोकना, सी एथलेटिक की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना और डी वित्तीय लाभ को अधिकतम करना। तो इसका सही उत्तर है सी एथलीट की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। 45वां प्रश्न है, कार्यस्थल पर चोटों में योगदान देने वाला सामान्य कारक क्या है? अब इसमें देखिए दोनों में इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर ए स्प्रेन that occurs when ligament is stretched or torn, often as a result of twisting or over extension। अब इस तरीके के जहां भी आए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अंतर आए तो आपको इंग्लिश प्रेफर करना होगा, वो उसी को सही माना जाता है। आपके ऑप्शन है स्ट्रेस फ्रैक्चर, बी डिसलोकेशन, सी टेंडिनाइटिस और डी लिगामेंट स्प्रेन। इसका सही उत्तर होगा आपका, अगर इंग्लिश में देखें तो लिगामेंट स्प्रेन होगा और अगर हिंदी में जाएंगे इसका सही उत्तर होगा पर्याप्त सुरक्षा संकेत। 48वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर के सामान्य कारण क्या नहीं है?
नहीं है इसे बताना है। आपके ऑप्शन है ए गिरना, बी कार दुर्घटना, सी मसालेदार खाना खाना और डी खेल चोट। इसका सही उत्तर होगा आपका सी मसालेदार खाना खाना या ईटिंग स्पाइसी फूड जो होता है वो फ्रैक्चर का कारण नहीं हो सकता है। 49वां क्वेश्चन है फ्रैक्चर के निदान के लिए आमतौर पर किस इमेजिंग तकनीक, कौन से ऐसा है डायग्नोस टेक्निक है जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, का उपयोग किया जाता है। ए एमआरआई, बी सीटी स्कैन, सी एक्सरे और डी अल्ट्रासाउंड। तो इसका सही उत्तर होगा 49वें का आपका डी अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं और वैसे मेनली इसमें एक्सरे किया जाता है जिसके माध्यम से हमको पता चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी एक्सरे। छाले के अंदर की तरह स्पष्ट तरल पदार्थ को क्या कहा कहते हैं? छाले के अंदर जो जो तरल पदार्थ दिखता है उसे क्या कहते हैं? ए ब्लड या ब्लड, बी सीरम, सी मवाद या पस और डी लसिका। इसको क्या कहते हैं? आपका सीरम कहा जाता है। आपके ऑप्शन नहीं, जो तरल पदार्थ जो भरा होता है उसे सीरम कहा जाता है। 50वें का अगला प्रश्न देखते हैं। 51 किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करना आवश्यक है? अब ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसमें कि आप पहले फ़ोन करेंगे उसके बाद फिर फर्स्ट एड देंगे? ए मामूली कट या खरोच से निपटते समय, बी जब किसी का दम घुट रहा हो या वह सांस लेने में असमर्थ हो, मामूली जलन का इलाज करते समय, या जब किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो। तो इसका सही उत्तर होगा जब किसी व्यक्ति का अगर दम घुट रहा है तो सबसे पहले आप फ़ोन करेंगे, उसके बाद उसको इमरजेंसी फ़ोन करेंगे उसके मेडिकल के लिए, उसके बाद फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। प्रश्न संख्या 52 आपातकाल प्रक्रिया में DRABC का संक्षिप्त रूप क्या है? आपके ऑप्शन है डेंजर रिस्पांस एक्सेस ब्रीदिंग सर्कुलेशन, बी है डायग्नोस रिएक्ट अटेंड ब्रीथ एंड कवर, सी है आपका डिसकंटिन्यूवी रिपोर्ट एनालाइज ब्लॉक कॉल, डी है आपका ड्राइव रन एसेट ब्रेक कम्युनिकेट। इसका सही उत्तर होगा DRABC का D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एक्सेस, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार का पट्टी या बैंडेज नहीं है? आपके ऑप्शन है चिपकाने वाली पट्टी, इलास्टिक पट्टी, सी है टोनिकेट और डी आपका गॉज बैंडेज। का सही उत्तर होगा आपका 53वें का सी। जो टॉर्निकेट होता है वो समान प्रकार की पट्टी नहीं होती है। मेनली कब यूज़ की जाती है? जब किसी को ज़्यादा ब्लड बह रहा हो तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। 54वां प्रश्न है फिजियोथेरेपी सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कौन है? फिजियोथेरेपी जो देता है उसके लिए एक ट्रेन पर्सन कौन होता है? उसका नाम क्या है? ए फिजियोलॉजिस्ट, बी क्रायोप्रैक्टर, सी भौतिक चिकित्सा या फिजिकल थेरेपी और डी पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिनिस्ट। इसका सही उत्तर होगा 54 का सी फिजिकल थेरेपी। प्रश्न संख्या 55 फिजियोथेरेपी में पुनर्वास अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए सरदर्द राहत प्रदान करने के लिए, बी भविष्य की चोटों को रोकने के लिए, सी ताकत लचीलापन और कार्य में सुधार करने के लिए, डी चिकित्सा उपचार को प्राथमिक करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ताकत लचीलापन और कार्य में सुधार करने के लिए इसको किया जाता है। फिजियोथेरेपी क्या होता है? जबकि आपको चोट लग जाए तो उसका रिकवरी के लिए जो किया जाता है उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं और जो एक्सरसाइज कराया जाता है उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो उसका मेन पर्पस जो होता है टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शन। हाइड्रोथेरेपी में कॉन्ट्रास्ट बाथ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका यूज़ है? आपका ऑप्शन है पानी का तापमान लगातार बनाए रखने के लिए, बी पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ाएं, सी परिसंचरण में सुधार और मांसपेशियों की अकड़न को कम करने के लिए गर्म और ठंडे पानी के विसर्जन के बीच वैकल्पिक करें, और डी है सुखदायक और शांति अनुभव
बनाने के लिए। तो कॉन्ट्रास्ट बात का जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है आपका सी, परिसंचरण में सुधार और मांसपेशियों की अकड़न को कम करने के लिए गर्म और ठंडे पानी के विसर्जन के बीच वैकल्पिक करें। आपका 57वां प्रश्न है, इस हाइड्रोथेरेपी तकनीक में पसीना लाने और विश्राम को बढ़ाने के लिए भाप कमरे या सोना का उपयोग किया जाता है। ए, हॉट वाटर स्टोन या गर्म पत्थर थेरेपी। बी, ठंडे पानी के विसर्जन चिकित्सा। सी, स्टीम थेरेपी या भाप चिकित्सा। और डी, वास्तु चिकित्सा। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, स्टीम थेरेपी या भाप चिकित्सा। 58 प्रश्न, उपचार पद्धति के रूप में सर्जरी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सर्जरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? या तो आपके ऑप्शन है ए, दवा लेने के लिए। बी, मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए। सी, क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को शारीरिक रूप से हटाने या मरम्मत करने के लिए। डी, आहार संबंधी सलाह के लिए। इसका सही उत्तर होगा 58 का सी, क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों की को शारीरिक रूप से हटाने या मरम्मत करने के लिए। प्रश्न संख्या 59, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, पेडोग्राफ ग्राफ। सी, स्पाइनोग्राफ। सी है स्पायरोमीटर। और डी है एक्सेलेरोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ए, पेडोग्राफ के द्वारा फ्लैट फुट का पता लगाया जाता है, जबकि स्पाइनोग्राफ के द्वारा स्कॉलोसिस का पता लगाया जाता है। 60 प्रश्न है, एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। एक कुशल ड्रेसिंग में क्या होना चाहिए? ए, कीटाणुओं के साथ। बी, रोगाणु मुक्त। सी, तेल का। डी, नमक के साथ। जो ड्रेसिंग जो होता है वो रोगाणुओं के साथ नहीं बल्कि रोगाणु मुक्त होता है। जो जर्म फ्री पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर ड्रेसिंग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 61, सूखी पट्टी या ड्राई बैंडेज इज डन। ड्राई बैंडेज तैयार है किसके लिए होता है? ड्राई बैंडेज वो बताना है। ए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। बी, रोकने के लिए टू इन ऑर्डर टू स्टॉप। सी, घाव पर दबाव डालना। और डी, घाव को रोकने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ए, रक्त प्रवाह को या ब्लड का फ्लो तेजी से है बह रहा है तो उसमें सूखी पट्टी या ड्राई बैंडेज का उपयोग किया जाता है ताकि खून उसमें रुके और वहाँ पे खून बंद हो जाए। फिर खेलते समय गहरा घाव लगने पर प्राथमिक उपचार क्या देंगे आप? अगर डीप वुंड हो गया है तो आप उस समय क्या देंगे? ए, डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाएंगे। बी, बेहोशी। सी, रक्तस्राव रोकें। और डी, टाका। अगर खेलते समय अगर गहरा घाव हो गया है तो उस समय सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सी, रक्तस्राव या स्टॉप ब्लीडिंग या ब्लड को रोकना चाहिए। सबसे पहला यही काम होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा बह गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 63, जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार देते समय उसे ठंडा करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? आपका ऑप्शन है ए, नल का जल। बी, मलहम। सी, बर्फ का पानी। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, बर्फ का पानी सबसे पहले उपयोग करना चाहिए। अगर बर्फ का पानी नहीं मिल रहा है तो टैप वाटर भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है आपका? बर्फ का पानी, आइसिंग बर्फ का पानी। और अगर बर्फ मिल जाए तो वो और सबसे अच्छा है। वैसे बर्फ का ही उपयोग किया जाता है। किस प्रकार 64वां प्रश्न है, किस प्रकार की स्थिति वाले मरीज का इलाज फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है? ए, स्पोर्ट्स इंजरी। बी, पीठ इंजरी या बैक पेन। सी, गठिया या आर्थराइटिस। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है इन सभी, चाहे खेल की चोट हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे आर्थराइटिस, इन सब में आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। 65वां प्रश्न है, जब बच्चे को दौड़ते समय गिरने से चोट लगती है और वह चोट बाहरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, क्रैच या खरोच। बी, पिच या ऐठन। सी, भंग या ब्रेक। और डी, मोच या स्प्रेन। इसका सही उत्तर होगा ए, क्रैच कहते हैं जब दौड़ते समय चोट लग जाए और उसको बाहरी स्किन फट जा, बाहरी स्किन क्या होती है? छिल जाती है लेकिन ब्लड नहीं निकलता, इसे खरोच या स्क्रैच कहते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए? मतलब फर्स्ट एड देने से पहले हमको क्या ध्यान देना चाहिए? ए, पीड़ित बेहोश है या नहीं। बी, चाहे पीड़ित सांस ले रहा हो या नहीं। सी, पीड़िता के शरीर से खून नहीं बह रहा है। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 66 का डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा करते समय हमको
ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 67 67, क्या मोच को रोका जा सकता है? आपके ऑप्शन है हाँ, ए उचित कंडीशनिंग और स्ट्रेचिंग के माध्यम से, बी नहीं यह अपरिहार्य नहीं है, सी यह मोच के प्रकार पर निर्भर करता है, और डी यह मोच की गंभीरता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे मोच को रोका जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा हाँ, अगर उचित कंडीशनिंग और स्ट्रेचिंग के माध्यम से मोच को या स्प्रेन होने को रोका जा सकता है। आपका मसल्स अगर कंडीशनिंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू मसल स्ट्रेंथनिंग रहेंगे और फ्लेक्सिबल भी रहेंगे तो आपको स्प्रेन नहीं होगा, चांसेस बहुत कम रहेंगे। प्रश्न संख्या 68 है, प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सबसे पहले उपयोग कब कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1869, बी 1879 79, सी 1890, डी 1905। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1879 या 79 में सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द का उपयोग किया गया था। 69वां 69 क्वेश्चन है, फ्रैक्चर जहां टूटी हुई हड्डी का एक सिरा दूसरी हड्डी में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब एक हड्डी टूट गया है और उसका एक सिरा क्या हो जाता है, दूसरी हड्डी में इंटर कर गया, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, मतलब यौगिक फ्रैक्चर, सी इम्पैक्ट फ्रैक्चर, प्रभावित फ्रैक्चर, और डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डी टूटा हुआ है और दूसरा हड्डी क्या होता है, इसमें इंटर कर गया, तो इसको इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। जबकि सिंपल फ्रैक्चर में केवल हड्डी टूटती है, जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट करके मसल्स को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और ग्रीन स्टिक में बच्चों को होता है, इसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। 17वां प्रश्न है, अव्यवस्था का संबंध है, डिसलोकेशन का संबंध किससे है? ज्वाइंट इंजरी, स्किन इंजरी, मस्कुलर इंजरी या बोन इंजरी? तो डिसलोकेशन का मेनली होता क्या होता है, ज्वाइंट इंजरी है। इसमें क्या होता है, हड्डी का एक सिरा जो ज्वाइंट दूसरे हड्डी के दूसरे सिरे में फंसा होता है उससे निकल करके बाहर आ जाता है। हड्डी कहीं से टूटती नहीं है बल्कि अपने जो प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसी को डिसलोकेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71 71, विद्युतीय चिकित्सकीय माध्यम से अंतरिक्ष में ऊर्जा स्थानांतरण, मतलब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन को इंग्लिश में ही आप देखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कॉल्ड। तो कहते हैं कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन और डी नन। तो इसका सही उत्तर होगा 71 का आपका सी रेडिएशन। प्रश्न संख्या 72, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव इन द बॉडी, मतलब शरीर में ध्वनि तरंग का हस्तक्षेप कैसे होता है? आपका ए जल के द्वारा, बी अल्ट्रासाउंड के द्वारा, सी डायथर्मी और डी इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलस। इसका सही उत्तर होगा 72 का बी अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह किया दिया जाता है आपका साउंड वेव थेरेपी। प्रश्न संख्या 73, रेत या उबड़ खाबड़ जमीन पर नंगे पैर चलने से किस प्रकार की सुधार में मदद करती है? मतलब किस डिफॉर्मिटी में रेत के ऊपर या उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में जो हमको उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने में मदद करता है आपका। तो आपका ऑप्शन है फ्लैट फुट, ए फ्लैट फुट, बी क्लब फुट और सी कर्व फुट और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्लैट फुट में अगर आपको हुआ है तो ऊबड़ खाबड़ जगह पे या रेत पर चलने से हमको फायदा मिलता है। जो कर्व नहीं बना होता है वो इससे कर्व बन जाता है आपके एंकल में। प्रश्न संख्या 74, रिकेट्स का संबंध किससे है? रिकेट्स किससे संबंधित है आपका? ए एब्रेशन घर्षण, बी घुटना टकराना नॉकनी, बी पिजन चेस्ट या कबूतर की छाती, डी सूजन पड़ीमा। इसका सही उत्तर होगा आपका नॉकनी जो होता है वो होता है संबंधित आपका रिकेट जो होता है संबंधित होता है आपका नॉकनी से, घुटना टकराने से होता है। रिकेट्स अगर आपको हुआ तो इसमें हड्डी कमजोर हो जाती है जिसके वजह से आपके हड्डी घुटने आपके अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो अंदर जब जाता है तो उसको नॉक नहीं कहते हैं, जब घुटना बाहर की तरफ जाता है तो उसे बो लैग कहते हैं। 75वां और अंतिम प्रश्न है, स्व उत्तक चोट सेल्फ टिश्यू इंजरी को निम्नलिखित में से किस चोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मांसपेशी स्नायुबंध कंडरा और त्वचा, बी हड्डी और त्वचा,
मांसपेशियां और हड्डी हड्डी और दांत। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मांसपेशी, स्नायुबंध और कंडरा और त्वचा, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन एंड स्किन, ये सभी जो है सेल्फ टिश्यू इंजरी के अंतर्गत क्लासिफाई होते हैं। इस प्रकार हमने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में बीए 5th सेमेस्टर के पहले पेपर का वीडियो देखा। आपको दूसरा पेपर जो है उसका भी आप वीडियो जल्द ही मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।